गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आज हम डिस्कस करेंगे विद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ओके, चलो करते हैं स्टार्ट। तो निरक्षीय का मतलब तो मैंने आपको बताया था कि वह रेखा जो द्विध्रुव के केंद्र से गुजरती हो और उसकी अक्षीय रेखा के लंबवत हो। ये अक्षीय रेखा हो गई, ये केंद्र हो गया। अब इसके अक्षीय रेखा के लंबवत और केंद्र से जो रेखा गुजरेगी वो इसकी क्या कहलाएगी? निरक्षीय रेखा। ठीक है, तो आप उस डायग्राम में एक द्विध्रुव दिखाया गया है ए बी। इसमें ए पर -q और बी पर +q आवेश स्थित है। दोनों के मध्य की दूरी 2a है। ओके, अब इस द्विध्रुव के केंद्र O से निरक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। आपको बताया था मैंने -q के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो उसकी ओर होती है, और पॉजिटिव चार्ज के कारण होती है वो बाहर की ओर होती है, उससे दूर की ओर होती है। ठीक है, तो आप इसमें देखो माइनस के कारण कहाँ है? अंदर की ओर है, और प्लस के कारण कहाँ है? बाहर की ओर है। तो अब इसमें देखिए, अब इसको समझते हैं। त्रिभुज AOP व त्रिभुज BOP में पाइथागोरस प्रमेय लगा दें इसमें, तो आप देख रहे हो कर्ण किसके इक्वल होता है? आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कुछ भी देखिए इसमें AP कर्ण हो गया, कर्ण स्क्वायर AP, और ये भी किसके इक्वल है? BP स्क्वायर के, और ये अपन हो जाएगा R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, और AP इक्वल टू BP इक्वल टू R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर 1/2। क्लियर हो गया? त्रिभुज AOP और त्रिभुज BOP में देख रहे हो आप कि कर्ण स्क्वायर AP स्क्वायर BP स्क्वायर इक्वल हो गया R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर के। AP का स्क्वायर BP का स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। ओके, और फिर उसके बाद में AP और BP करेंगे तो इसमें क्या कर देंगे? इसका अंडर रूट कर देंगे, तो R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का क्या हो जाएगा? रूट। अब देखिए -q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र। ओके, तो इसका परिमाण लेंगे E1। इसके लिए मैंने आपको बताया कि उससे आवेश का परिमाण लेना अपने को। आवेश का परिमाण ले लिया, फिर नीचे आ जाएगा 4πε0 आ गया। फिर उससे आवेश से उस प्रेक्षण बिंदु की दूरी का स्क्वायर करते हैं, तो स्क्वायर क्या होगा? AP का स्क्वायर, और AP स्क्वायर इक्वल है R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। ओके, इक्वेशन फर्स्ट। और E1 वेक्टर की दिशा होगी PA वेक्टर के अनुदिश। क्लियर? इसी प्रकार प्लस से Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र तो आ जाएगा अपना E2 वेक्टर का परिमाण E2 E1 हो गया, E2 Q अपॉन चार्ज ले लिया, फिर नीचे आ जाएगा 4πε0। ओके, और फिर इसमें दूरी का स्क्वायर, तो BP का स्क्वायर,
और बी पी स्क्वायर इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्वेश्चन सेकेंड क्लियर हो गया। अब देखिए इसमें आप इक्वेशन 1 और 2 से देख रहे हो कि a1 वेक्टर और a2 वेक्टर के परिमाण तो समान है लेकिन इनकी दिशाएं भिन्न भिन्न है। तो इक्वेशन 1 और 2 से आ रहा है कि a1 वेक्टर का परिमाण a2 वेक्टर के परिमाण के बराबर है और वो कितना है, q अपॉन प्लस ए स्क्वायर। इक्वेशन थर्ड क्लियर। अब इनको हम डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते, इसके लिए हम इसको करेंगे कंपोनेंट्स में, घटकों में विभाजित करेंगे। तो आप देख रहे हो ये एंगल कितना है थीटा, ये 90, ये 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल हो गया थीटा। ये 90, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये टोटल 90, ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा। अब जिसके साथ भी कोई सदिश थीटा एंगल बनाता है उसमें उसका कोस घटक आएगा और उसके परपेंडिकुलर साइन घटक। तो E1 का इधर E1 कोस थीटा और इधर E1 है साइन थीटा, E2 इधर E2 कोस थीटा, E2 साइन थीटा। E1 साइन थीटा, E2 साइन थीटा परिमाण में समान दिशा में विपरीत होने के कारण निरस्त हो जाएंगे, जबकि कोस घटक है वो एक दिशा में होने के कारण जुड़ जाएंगे। तो बिंदु P पर परिणामी तीव्रता क्या होगी, ई निरक्षीय E1 कोस थीटा प्लस E2 कोस थीटा। अतः बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र ओके वो आ जाएगा E निरक्षीय इक्वल टू E1 कोस थीटा प्लस E2 कोस थीटा। E1 कोस थीटा, E1 E2 बराबर है, तो आ जाएगा 2E1 कोस थीटा। ये आ गया इसमें E निरक्षीय, ठीक है। अब E1 कोस थीटा, E1 की वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें 2E1, E1 की वैल्यू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कोस थीटा। कोस थीटा क्या होता है, आधार बटा कर्ण, तो आधार क्या होगा इसमें A और कर्ण क्या हो जाएगा AP या BP। तो A और AP और BP इक्वल हैं आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 1/2। तो इसको हम यूँ लिख देंगे Q इंटू 2A 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 3/2। ये आ गया अपना E निरक्षीय। इक्वेशन आ गई 4। अब चूंकि हम जानते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P इक्वल टू Q इंटू 2A, अतः क्या आ जाएगा, अतः E निरक्षीय इक्वल टू P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। इक्वेशन 5। और लघु द्विध्रुव के लिए वेरी ग्रेटर देन आर, वेरी ग्रेटर देन ए, तो उस कंडीशन में आर स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर को हम लगभग लिख देंगे आर स्क्वायर के। निरक्षीय इक्वल टू आ जाएगा P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। ये अपना फाइनल रिजल्ट आ गया।
ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 6। और सदिश रूप में हम लिखेंगे इसको ई निरक्षीय पी वेक्टर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर की क्यू। नंबर 7 माइनस क्यू आया, आपको पता है कि द्विध्रुव आगुनी दिशा होती है वो माइनस क्यू से प्लस क्यू, और ई निरक्षीय की वो क्या है, अपोजिट है, अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, तो यहाँ जो आ जाएगा अपना वो आ जाएगा, क्या आ जाएगा बच्चों, माइनस। और आप इसमें देख रहे हो इक्वेशन 6 से कि ई निरक्षीय है वो आर की क्यूब के व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, मतलब इस यहाँ पर क्या आएगा, आर की क्यूब, जबकि एकल आवेश में आया था आर स्क्वायर। और दूसरे देखो ई निरक्षीय, अक्षीय में आया था 2p 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, जबकि ई निरक्षीय में p/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। तो ये थी अपनी निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। थैंक यू। अब देखो बच्चों, हमने डिस्कस कर लिया विद्युत ध्रुव के अक्षीय व निरक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, अब हम इस पर डिस्कस करते हैं निष्कर्ष। तो देखिए, फर्स्ट निष्कर्ष देखिए, समान दूरी r के लिए, समान दूरी r के लिए ई अक्षीय बताया था आपको 2p और ई निरक्षीय p/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर की क्यूब। तो आप इन दोनों से देख रहे हो कि ई अक्षीय इक्वल टू ई निरक्षीय। मतलब क्या हुआ इसका कि केंद्र से समान दूरी r के लिए x पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो निरक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दुगुनी होती है। ओके, सेकंड देखिए, ये हम अपना द्विध्रुव है माइनस क्यू और प्लस क्यू, ये इसका सेंटर हो गया, द्विध्रुव आगुनी दिशा माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर। ये इसकी अक्षीय रेखा, अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई अक्षीय इसी दिशा में थी, ये इसकी निरक्षीय रेखा, और यहाँ इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा थी वो ये थी। तो आप देख रहे हो अक्षीय स्थिति में ई वेक्टर अक्षीय और पी वेक्टर दोनों समान दिशा में है, तो द्विध्रुव आघूर्ण और विद्युत क्षेत्र समान दिशा में है। जबकि निरक्षीय स्थिति में देखो ई निरक्षीय वेक्टर निरक्षीय और पी वेक्टर है वो विपरीत दिशा में है। तो आपसे पूछा जाए कि ई की अक्षीय और निरक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की दिशा के मध्य जो कोण है वो कितना होगा। देखिए ई वेक्टर अक्षीय और ई वेक्टर निरक्षीय विपरीत दिशा में होगा, तो एंगल कितना होगा 180 डिग्री। कितना एंगल होगा 180 डिग्री, और यहाँ जो एंगल होगा वो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, और यहाँ थीटा के बीच में जो एंगल होगा वो 180 डिग्री। क्लियर हो गया। नेक्स्ट निष्कर्ष देखिए कि एकल आवेश के कारण मैंने आपको बताई थी विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब आर स्क्वायर, सॉरी। ठीक है, तो या इसको ये लिख देंगे ई एकल
होगा वो आर स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होगा, जबकि ई द्विध्रुव, कारण मैंने आपको बताई है कि चाहे अक्षीय लो चाहे निरक्षीय लो, उसमें जो तीव्रता होती है वो आर की क्यूब के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ओके, देखो हमने डिस्कस कर लिया विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम डिस्कस करेंगे इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल। दो बिंदुवत आवेश ±5 माइक्रोकूलम एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। इनके मध्य बिंदु से 0.30 मीटर दूरी पर स्थित अक्षीय व निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। ठीक है, कहने का मतलब ये है इसमें कि ये एक द्विध्रुव है और यहाँ -5 और यहाँ +5 माइक्रोकूलम, और ये उनके बीच की दूरी दे रखी है अपने को। ठीक है, तो हमें क्या क्या दिया हुआ है, तो एक आवेश का परिमाण लेना है, तो वो आ जाएगा 5 माइक्रोकूलम, 5 × 10⁻⁻6 कूलम। बीच की दूरी 2a, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर को चेंज करेंगे तो -2 मीटर। क्लियर। और द्विध्रुव के केंद्र O से तो दूरी दे रखी है r, अक्षीय निरक्षीय के लिए वो सेम दे रखी है 0.30 मीटर, या इसको 30⁻⁻2 मीटर। क्लियर। तो द्विध्रुव आघूर्ण होता है P = Q × 2a। वैल्यू ऑफ Q 5 × 10⁻⁻6 और ये 10⁻⁻2। ओके, तो P = 5 × 10⁻⁸ कूलम मीटर। अब हमें निकालनी है इसमें अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसका जो फॉर्मूला है E अक्षीय = 2p 4πε0 r3। तो 1/4πε0 9 × 10⁻9 2 वैल्यू ऑफ P 5 × 10⁻8 और R 30 × 10⁻2 का क्यूब। ओके, 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा अपना 10 कर लेंगे, और यहाँ अपना है वो तो 10 और 9 कितना हो गया 90, और यहाँ पावर रह गई ओनली 1। नीचे देखते हैं, इसको 3 टाइम अपने को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 बार गुना करना पड़ेगा, तो आ जाएगा 27, और यहाँ 3 0 आ जाएंगे और 10⁻⁻6। यहाँ 3 0 ये रही, 3 ये कितनी हो गई, 3 प्लस की हैं और 6 माइनस का है, तो माइनस का 3 और माइनस का 3 ऊपर जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा। एक पहले से प्लस का है तो ये प्लस का 4 आ जाएगा ऊपर, और नीचे आ जाएगा 27। 9 से इसको काट दें, 9 से काटेंगे तो ये 10 बार और ये 3 बार, 10 में 3 का भाग लगा देंगे तो ई अक्षीय 3.33 × 10⁻⁴, और इसकी यूनिट बताई थी आपको मैंने, होती है न्यूटन पर कूलम। ठीक है, अब दूसरा जो पूछा है वो अपने को निरक्षीय स्थिति में ई निरक्षीय
इक्वल टू P/4πε0 r की क्यूब। तो इसको ये भी लिख सकते हैं अपने ई एक्सीए की कितनी हो जाएगी, हाफ। तो ई एक्सीए आपको बता दिया मैंने आपको 3.33 इंटू 10⁴/2। तो उससे डिवाइड करेंगे क्या देगा 1.67 10⁴ और यूनिट न्यूटन पर कूलम। तो ये आ जाएगा अपना ई निरक्षीय। ओके, ये था अपना न्यूमेरिकल।